You are watching Slime Recap. स्नेकी ने सोचा कि शायद एंशियंट रूइन मैप में उसे कोई क्लू मिले, तो उसने उसके ऊपर अपना डिवाइन सेंस इन्वेस्टिगेशन यूज़ किया। अपने डिवाइन सेंस से उसे पता चला कि वो एंशियंट रूइंस एक्चुअली में एक बहुत बड़ा टूम्ब है, और मैप के ऊपर बने हुए मार्किंग से उसने देखा कि वो वही है जहाँ उसे वो बॉक्स मिला था। स्नेकी को फाइनली पता चल गया कि वो मैप असली था, और चाहे वो हंटे का बनाया हुआ एक कॉपी ही क्यों ना हो, उसे असली जगह पता चल चुकी थी। और हांटे ने कहा था कि वो रूइंस बहुत खतरनाक हैं, इतने कि एक कोर फॉर्मेशन स्टेज वाला भी वहाँ शायद बच ना पाए। तो उसने सोचा कि वहाँ जाने से पहले उसे थोड़ा ताकतवर बनना चाहिए। अगले दिन अपनी सबसे खूबसूरत पपेट का यूज़ करते हुए स्नेकी शहर में घूमने निकल गया। उसे पहले अपने गैदर किए हुए मिसलेनियस ट्रेजर्स बेचने थे, पर मार्टिन का यूज़ करना अभी अच्छा नहीं था क्योंकि उसे टाउन में बहुत सारे लोग पहचान सकते थे। सो उसने अपने फीमेल पपेट का यूज़ किया ताकि वो एक बैच बेच सके। स्नेकी के पास कुल 4 पपेट्स थे, तो वो हर दिन एक नए पपेट का इस्तेमाल करता, खरीदने और बेचने के लिए। और फाइनली 3 दिनों के बाद उसके पास इतने सारे पिल्स और स्पिरिट फ्रूट हो चुके थे कि वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के मिडिल स्टेज पर पहुंच सकता था। जू बाई के डुए हुए पिल्स ज़्यादा ताकतवर ज़रूर थे, पर उनके मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स बहुत खतरनाक थे, तो वो उसके डेली कल्टीवेशन के लिए सही नहीं थे। उसने बहुत दिनों से देखा था कि कुछ लोग उसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे बढ़ने की परेशानियों को अवॉइड करने के लिए उसके पास फ़िलहाल जितना था वो उतना ही काफ़ी था, क्योंकि वो आज रात ये शहर छोड़ के जाने वाला था। स्नेकी ने पिछले कुछ दिनों से इस शहर में अपने दूसरे पपेट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए थे, तो फिलहाल मार्टेंग ही था जिसकी आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा सेफ थी और जिसकी मदद से वो यहाँ से निकल सकता था। पर तभी एक लड़की आती है और मार्टेंग को डैडी बुलाती है। वो वाला नहीं दोस्तों, वो मार्टेंग के गले लग जाती है और कहती है कि वो उसे बहुत दिनों से खोज रही थी और वो अब फाइनली उसे मिल चुका था। स्नेकी सोचता है कि ये शायद मार्टेंग की बेटी है जिसे बेच दिया गया था मार्टेंग के कर्ज की वजह से, पर क्योंकि अब कर्ज चुका दिया गया था शायद उसे आज़ाद भी कर दिया होगा। पर स्नेकी उसे धकेल देता है क्योंकि उसे अभी और परेशानियां नहीं चाहिए। उसकी बेटी उससे पूछती है कि क्या वो अपनी खुद की बेटी को नहीं पहचान पा रहा, और चाहे वो उसे ना पहचान पाए वो उस ब्रेसलेट को ज़रूर पहचान पाएगा जिसे उसने पकड़ रखा है। वो ब्रेसलेट वो आखिरी चीज़ था जो उसकी माँ छोड़ गई थी, ये कहते हुए कि वो उसे बेच के अपने कर्ज चुकता कर सकती है। पर क्योंकि अब कर्ज चुकाए जा चुके थे, उसे बेचने की ज़रूरत नहीं थी, और वो चाहती थी कि मार्टिन उसे अपने एक याददाश्त की तरह रखे। स्नेकी वो ब्रेसलेट ले लेता है, पर उसे पता चलता है कि वो ब्रेसलेट पॉइजन से भरा हुआ था। वो इतना खतरनाक था कि उसके टॉक्सिन्स उसके हड्डियों को गला देते और उसे फाइनली ख़त्म कर देते। एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर भी इसे सहन नहीं कर पाता, तो वो सोचता है कि एक बेटी अपने बाप के खिलाफ इतनी ज़्यादा नफरत कैसे होल्ड कर सकती है। ये रियलाइज़ करते हुए कि हेवनली ड्रैगन गैम्बलिंग डेन सही में एक नर्क जैसी जगह है, वो उस लड़की से कहता है कि उसने गलत आदमी को पहचान लिया है और वो उसका बाप नहीं है। वहाँ से निकलते हुए स्नेकी को उस लड़की पर तरस तो आ रहा था, पर उससे उसका कोई लेना देना नहीं था, तो उसे उसके मारने की ज़रूरत नहीं थी। पर तभी वो लड़की उस पर पीछे से हमला कर देती है। स्नेकी हैरान है कि देखते हुए कि उसके हेयर पिन पर भी पॉइजन लगा हुआ है। वो लड़की नफरत से कहती है कि अगर वो चाहे खुद खत्म भी क्यों ना हो जाए, आज वो मार्टिन को अपने साथ नर्क ले जाएगी। पर उसे ये नहीं पता था कि वो एक्चुअली में स्नेकी को ही मार रही थी। मार्टिन उसे पीछे धकेल देता है, ये कहते हुए कि उससे दूर हो जाए, पर वो जाके देखता है कि वो लड़की ऑलरेडी जा चुकी थी। उसे ये तो लगता है कि वो लड़की कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर थी, पर उसके बॉडी को देखते हुए उसे पता चलता है कि वो लड़की के ऊपर भी पॉइजनिंग के साइंस थे। स्नेकी रियलाइज़ करता है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए बोन एरोडिंग पिल होल्ड करना बहुत ज़्यादा खतरनाक था, और ये हैरानियत की बात थी कि वो लड़की एक दिन तक भी टिकी थी। पर फिर भी वो यहाँ से निकलना चाहता है, पर उसे ये नहीं पता था कि जियांग उसे एक गली से देख रहा है। जियांग सोचता है कि मार्टिन एक बहुत खतरनाक आदमी है जो अपनी बेटी तक को नहीं बख्शता। उसे रिग्रेट था एक इतने अमीर आदमी को यहाँ से जाते हुए देख के, पर तभी एक आवाज़ उससे पूछता है कि क्या वो डरा हुआ है। जियांग हैरान होता है स्टुअर्ट जू को वहाँ पर देख के,
जो कि एक मिडिल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के कल्टीवेटर हैं। और स्टुअर्ट जू क्लैरिफाई करते हैं कि वो अभी तक सिर्फ अर्ली स्टेज पर ही हैं। स्टुअर्ट जू के हिसाब से हेवनली ड्रैगन गैम्बलिंग डेन हर एक चिड़िया के पर निचोड़ देता है। तो वो एक इतने अमीर आदमी को कैसे जाते हुए देख सकते हैं, जबकि वो एक इतना पुराना जुआरी था। पर जियांग कहता है कि ये सब उसके हाथों के बाहर था। इसी वजह से स्टुअर्ट जू सीधा मार्टिन के सामने जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो यहाँ से निकल के जा रहा है। जियांग भी वहाँ आता है और क्योंकि वो जानता है उसका कल्टीवेशन मार्टिन से कम है, वो उसे जू से मिलाता है ताकि दोनों मिलके हेवनली गैम्बलिंग डेन की तरफ से उन्हें एक मेहमान नवाजी दे सके। जू मार्टिन से कहता है कि उन दोनों को एक गेम खेलना चाहिए, पर मार्टिन उन्हें कहता है कि साइड हट जाए। पर जू साइड हटे बगैर वहाँ पर बोलता है कि वो दोनों डाउइस्ट हैं, तो एक आखिरी गेम में कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। जू कहता है कि अगर वो जीतता है तो मार्टिन को उसे 1000 स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे, लेकिन अगर मार्टिन जीतता है तो जू उसे 10,000 स्पिरिट स्टोन्स देगा। मार्टिन पूछता है कि क्या वो उसे गैम्बलिंग के लिए फोर्स कर रहे हैं, लेकिन जू कहता है कि 10,000 स्पिरिट स्टोन्स देने को फोर्स करना नहीं कह सकते। मार्टिन उन्हें चेतावनी देता है कि वो एक लाइन क्रॉस कर रहे हैं, और स्नेकी जानता था कि वो वहाँ पर फिश ड्रैगन 100 ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके निकल सकता था, पर ये करना बहुत ज़्यादा शर्मनाक होगा। उसके पास लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन बीड और फिश ड्रैगन 100 ट्रांसफॉर्मेशन दोनों थे, तो एक मिडिल स्टेज फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर ही क्या, अगर एक कोर फॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर भी आएगा तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं थी। पर क्योंकि हेवनली गैम्बलिंग डेन सबकी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहा था, वो यहाँ से इसे निकलना पसंद नहीं कर सकता। तो मार्टिन कहता है कि अगर वो लोग गैम्बलिंग करना चाहते हैं तो वो ज़रूर उनके साथ गैम्बल करेगा, पर सिर्फ एक कंडीशन पर। वो लोग स्पिरिट स्टोन्स के ऊपर बेट नहीं करने वाले। वो लोग जिस चीज़ के ऊपर बेट करेंगे वो थी उनकी ज़िंदगियाँ। मैनेजर जू बिल्कुल नहीं डरता और वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि अगर मार्टिन यही चाहता है तो वो भी पीछे हटने वाला नहीं है। वो जांग को पीछे हटने कहता है और स्नेकी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। स्नेकी जल्दी से फिश ड्रैगन मिराज शिफ्ट का फर्स्ट फॉर्म एक्टिवेट करता है और माइक्रो स्टेप्स लेना शुरू कर देता है। वो मैनेजर जू की तरफ दौड़ता है, जो उसको कम्प्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। मैनेजर जू कंफ्यूज और स्केर्ड हो जाता है जब वो मार्टिन की मूवमेंट दिखता है। वो मार्टिन के फुटवर्क पर फोकस करता है और बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। सोचता है कि ये कौन सी टेक्निक है, क्योंकि मूवमेंट इतनी फास्ट थी। फिर भी मैनेजर जू फाइट बैक करना शुरू करता है और अपनी सोर्ड बार बार घुमाता है मार्टिन को हिट करने के लिए, लेकिन मार्टिन हर अटैक को क्विकली डॉज कर लेता है। थोड़ी देर ट्राई करने के बाद मैनेजर जू कंफ्यूज हो जाता है कि मार्टिन सिर्फ डॉज क्यों कर रहा है और काउंटर अटैक क्यों नहीं कर रहा। दूसरी तरफ शांग फाइट देख रहा है और रियलाइज़ करता है कि वो इस लेवल में नहीं है। वो जानता है कि मैनेजर जू स्ट्रांग है, लेकिन मार्टिन उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। मैनेजर जू पीछे हटता है और जीतने के लिए नई टेक्निक सोचता है। वो समझ जाता है कि मार्टिन की मूवमेंट स्ट्रेंज है, इसलिए वो आफ्टर इमेजेस देख रहा है। ये रियल है या हेलुसिनेशन, ये नहीं समझ पाता। वो जानता है कि जीतने के लिए टैक्टिक्स चेंज करनी पड़ेंगी। वो जल्दी से केओटिक स्वॉर्ड अनसेटल माइंड मूव यूज़ करता है और स्वॉर्ड मार्टिन की तरफ फेंकता है। तभी स्नीकी जल्दी से हेवन अर्थ बेल निकालता है और काउंटर के लिए रेडी हो जाता है। वो फास्ट मार्टिन के बॉडी से बाहर आता है, हेवन अर्थ बेल यूज़ करके स्वॉर्ड तोड़ता है और फिर वापस पपेट में एंटर हो जाता है। क्योंकि स्नेकी जानता है कि मैनेजर जू अब रेंज से अटैक कर रहा है ट्रेशर्स के साथ, वो अपनी टैक्टिक्स चेंज करता है। स्नेकी काउंटर करके स्वॉर्ड तोड़ता है और मैनेजर जू शॉक हो जाता है। सोचता है कि मार्टिन ने कोई स्ट्रेंज टेक्निक यूज़ की होगी। दूसरी तरफ मैनेजर जू कोई और टेक्निक यूज़ करे उससे पहले मार्टिन अपना हाथ बढ़ाता है और सारी ट्रू एनर्जी ग्रेविटी आर्ट में रिलीज़ कर देता है। जब वो ग्रेविटी आर्ट फुल पावर पर यूज़ करता है, मैनेजर जू उसमें फंस जाता है और हवा में सस्पेंड हो जाता है। उसका कोई भी मूवमेंट काम नहीं कर रहा। मैनेजर जू ब्रेक फ्री करने की कोशिश करता है, लेकिन सून रियलाइज़ करता है कि वो मूव नहीं कर सकता और उसकी सारी ट्रू एनर्जी लॉक हो गई है। वो ये भी रियलाइज़ करता है कि वो अपने ट्रेजर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता और इस ग्रेविटी आर्ट से ब्रेक फ्री होने का कोई रास्ता नहीं है। ये टेक्निक मैनेजर जू को बहुत सरप्राइज करती है, क्योंकि उसको एक्सपेक्ट नहीं था कि मार्टिन इतना स्ट्रांग होगा, स्पेशली जब वो सिर्फ अर्ली फाउंडेशन स्टेज पर है। जांग भी फाइट देखकर रियलाइज़ करता है कि मैनेजर जू मिड फाउंडेशन स्टेज पर है, फिर भी वो मार्टिन के हाथ में है।
ज़ांग रियलाइज़ करता है कि उसको भागना चाहिए, वरना वो भी मैनेजर ज़ू की तरह कैच हो जाएगा। वो भागना शुरू करता है, जो स्नेकी का अटेंशन कैच करता है। स्नेकी अपना दूसरा हाथ ज़ांग की तरफ बढ़ाता है और उस पर ग्रेविटी आर्ट यूज़ करता है। ज़ांग को काउंटर या इवेड करने का कोई चांस नहीं मिलता और वो मार्टिन की तरफ फोर्स से खींचा जाता है। दोनों मार्टिन को बेग करना शुरू कर देते हैं, उसे स्पेयर करने की रिक्वेस्ट करते हैं। मार्टिन गुस्सा हो जाता है और मैनेजर जू को रिमाइंड करता है कि उसने कहा था कि वो उसे कुछ भी खेलने देगा, कि जब वो वही खेल खेल रहा है जो वो चाहता है तो वो लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और डर रहे हैं। फिर भी दोनों मार्टिन को बेग करते रहते हैं क्योंकि मार्टिन नहीं सुनता। मैनेजर जू एक डील प्रपोज करता है, कहता है कि मार्टिन ऑलरेडी जीत गया है और वो उसे 10,000 स्पिरिट स्टोन्स अभी दे देंगे और वो उन्हें जाने दे। वो ये भी कहता है कि अगर वो सोचता है कि ये काफ़ी नहीं है तो वो और दे सकते हैं, और जो भी वो चाहे। इस पर मार्टिन कहता है कि क्योंकि वो लोग ही गैम्बल करने को पुश कर रहे थे तो वो उनको वही देगा जो वो चाहते हैं। वो डिक्लेयर करता है कि आज रात वो लोग उसे हेवनली ड्रैगन कैसीनो ले जाएंगे और उसे दिल खोल के गैम्बल करने देंगे। ये सुनकर मैनेजर जू जल्दी एग्री कर लेता है कि वो बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे। जब ज़ांग रियलाइज़ करता है कि मार्टिन उन्हें जाने देगा और उनके ड्रैगन कैसीनो में गैम्बल करेगा, वो सोचता है कि गैम्बलिंग एडिक्ट हमेशा एडिक्ट ही रहेगा। वो सोचता है कि मार्टिन के पास अपर हैंड था, फिर भी उसने गैम्बलिंग करना चूज़ किया। लेकिन तभी स्नेकी अपनी अर्थ पपेट आर्ट टेक्निक सोल थ्रेड्स यूज़ करना शुरू कर देता है। जैसे थ्रेड्स रैप होकर मैनेजर जू और ज़ांग के बॉडीज़ में पियर्स करने लगते हैं, मार्टिन फिर पपेट रिफाइनमेंट टेक्निक यूज़ करना शुरू करता है और मैनेजर जू डायरेक्ट रियलाइज़ कर लेता है कि ये हेवनली पपेट सेक्ट का डिसाइपल है, क्योंकि टेक्निक उन्हीं की है। वो सून समझ जाता है कि कोई और सब कंट्रोल कर रहा है और मार्टिन सिर्फ एक पपेट था। मैनेजर जू इमीडिएटली अपोलोजाइज करना शुरू कर देता है और मार्टिन को लॉर्ड एड्रेस करता है। कहता है कि उन्होंने उन्हें पहचाना नहीं। वो फिर कहता है कि अगर उन्हें पता होता कि वो हेवनली पपेट सेक्ट के ऑनर्ड फिगर हैं तो वो उन्हें चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करते, चाहे 100 जान हो। स्नेकी गुस्सा हो जाता है और उन्हें चुप करने के लिए चिल्लाता है। वो प्रोसेस कंटिन्यू करता है और आधे घंटे बाद दोनों मैनेजर जू और ज़ांग के बॉडीज़ पर कंट्रोल पा लेता है। जब वो दोनों मार्टिन के सामने खड़े होते हैं, स्नेकी रिलीफ की सांस लेता है और रियलाइज़ करता है कि फाउंडेशन स्टेज बॉडी रिफाइन करना ज़रूर बहुत हार्डर है और की रिफाइनिंग से, क्योंकि उसको पूरा आधा घंटा लगा। फिर भी वो इधर उधर देखता है और गॉड को थैंक यू कहता है कि रात हो गई है और कोई उसे नहीं देख रहा, वरना उसके लिए बहुत रिस्की हो रहा था। क्योंकि मैनेजर जू ने इजीली हेवनली पपेट सेक्ट को डायरेक्ट डिसाइपल समझ लिया, वो रियलाइज़ करता है कि वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। वो डिसाइड करता है कि दोनों मैनेजर जू और ज़ांग के पपेट्स मार्टिन के साथ हेवनली ड्रैगन कैसीनोज भेजेगा ताकि रियल गैम्बल कर सकें। थोड़ी देर बाद वो अपने तीनों पपेट्स के साथ हेवनली ड्रैगन कैसीनो पहुंचता है। फिर भी अंदर जाने से पहले वो रियलाइज़ करता है कि उसे कैसीनो की स्ट्रेंथ फिगर आउट करनी होगी, क्योंकि वो बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। वो जल्दी से डिटेक्शन जेड प्लेट निकालता है जो डॉगी ने उसे दिया था, ये सोचते हुए कि यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। वो उसमें देखता है और रियलाइज़ करता है कि अंदर कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स हैं जो मोस्टली कैसीनो के ओनर्स होंगे। वो कुछ फाउंडेशन स्टेज ऑरास भी सेंस करता है, प्रॉबेबली मैनेजर जैसे कि जू, और कुछ डजन की रिफाइनिंग नोबडीज जो कुछ खास नहीं थे। वो डिसाइड करता है कि सिर्फ पपेट्स को अंदर भेजना चाहिए इंस्टेड ऑफ हिज रियल बॉडी, ताकि वो छुपने की एक जगह ढूंढ सके और दूर से कंट्रोल करे पपेट्स को और ज़रूरत पड़ने पर एस्केप भी कर सके। जैसे तीनों पपेट्स कैसीनो में वॉक करते हैं, स्नेकी डिसाइड करता है कि मार्टिन थंडर ट्रिब्यूलेशन पर्ल कैरी करे और क्रिटिकल मोमेंट पर उसे यूज़ करके सबको इंटिमिडेट किया जाए। एक औरत जल्दी से मार्टिन के पास दौड़ती है और उसे वेलकम करती है, ज़्यादा फ्रेंडली बनने की कोशिश कर सकती है। स्नेकी रियलाइज़ करता है कि वो औरत एक कल्टिवेटर है और वो मार्टिन की तारीफ़ करना कंटिन्यू करती है, कहती है कि सिर्फ मैनेजर जू ही ऐसे गेस्ट को अपने कैसीनो में ला सकते हैं। जब वो पहुंचती है कि वो आज क्या खेलना चाहेंगे, स्नेकी पपेट के थ्रू इधर उधर देखता है और रियलाइज़ करता है कि कैसीनो में बहुत सारे गेम्स हैं। सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करते हुए वो एक पर्सन को देखता है जिसे कैसीनो वर्कर्स मार रहे हैं।
जब वो आदमी रोता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी वाइफ और डॉटर के कॉन्ट्रैक्ट्स वापस करें, वर्कर्स उसे मारते रहते हैं। कहते हैं कि वो हार गया है और उसको डील करना चाहिए इस चीज़ से। स्नेकी रियलाइज़ करता है कि इस कसिनो में बहुत लोग मार्टिन की तरह एंड अप करते हैं। अगले ही मोमेंट वो वुमन कल्टीवेटर मार्टिन को टच करना शुरू कर देती है। पूछती है कि उसकी नज़र कहाँ भटक रही है। जब वो उसे देखती है और कहती है वो कुछ भी खेल सकता है, स्नेकी रियलाइज़ करता है कि वो चार्म टेक्निक यूज़ कर रही है, जो एक्सप्लेन करता है कि इतने लोग उनके ट्रैप में क्यों आते हैं। वो समझ जाता है कि वो प्योर बेट है और गैम्बलर्स को ल्यूर करने के लिए और एक्चुअली हनी ट्रैप करने की कोर है। वुमेन कल्टीवेटर फिर उससे पूछती है, जिस पर मार्टिन रिप्लाई करता है कि वो ऐसा गेम खेलना चाहेगा जहां वो एक दूसरे की जान पर बेट लगाए। ये सुनकर वुमेन कल्टीवेटर क्विकली एग्री कर लेती है। कहती है कि उनके पास स्लेव एरिनाज हैं और बीस्ट एरिनाज भी। काफ़ी तरीके के एक दूसरे के ऊपर जान पर गैम्बल कर सकते हैं। लेकिन वो कुछ और कहने से पहले मार्टिन उसे स्ट्रॉन्ग पंच मारता है और एक सेकंड में उसकी जान ले लेता है। कहता है कि उसने गलत समझा। जब उसने कहा जान पर बेट लगाना है तो उसका मतलब ऐसे ही था। ये देखकर सारे वर्कर्स और गैम्बलर्स कसिनो में टेरिफाइड हो जाते हैं। रियलाइज़ करते हैं कि मार्टिन ने किसी की जान ले ली, सबके सामने। जब सब शॉक्ड और स्केर्ड हैं, दो आदमी कसिनो के फर्स्ट फ्लोर से और हंस रहे होते हैं। एक कमेंट करता है कि चीज़ें इंटरेस्टिंग हो रही हैं, मेंशन करते हुए कि हेवनली ड्रैगन कसिनो में लास्ट टाइम जिसने किसी ने जान ली थी, उसकी कब्र पर ऑलरेडी 1 फुट लंबी ग्रास उड़ गई थी। वो हंसता है, जानते हैं कि अब फाइट होने वाली है और जो कसिनो वर्कर को मारता है वो मरने वाला है। अगले ही मोमेंट हेवनली ड्रैगन कसिनो के मैनेजर ली सीन पर आते हैं और रूफटॉप पर उतरते हैं। वो ऊपर से नीचे देखते हैं और मार्टिन पर कमेंट करते हैं। ली को देखकर सब सीरियस हो जाते हैं, जबकि मैनेजर ली मार्टिन को वार्न करते हैं कि अब उसके लिए चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। वो फिर मैनेजर जू को नोटिस करता है, जो मार्टिन से बिल्कुल साथ खड़ा है और पूछता है कि वो क्या कर रहा है। कहता है कि मार्टिन को इमीडिएटली पनिश किया जाना चाहिए, लेकिन मैनेजर जू हंसना शुरू कर देता है क्योंकि वो सिर्फ स्नेकी का कंट्रोल पपेट है। मैनेजर जू के हंसे देखकर मैनेजर ली, जो इस बात से अनअवेयर है, शॉक हो जाते हैं। वो क्विकली अज्यूम कर लेता है कि मैनेजर जू ने साइड चेंज कर ली है और वो अकेले फाइट करने के लिए तैयार करता है। वो उसे वार्न भी करता है कि अगर उसने हेवनली ड्रैगन कसिनो को बिट्रे किया है तो उसे वहीं मार्टिन की तरह पनिश किया जाएगा। मैनेजर ली क्विकली अपनी टेक्निक माउंटेन क्रश एक्टिवेट करता है, जिस पर रियल स्नेकी का बॉडी नोटिस करता है कि मैनेजर ली पीक फाउंडेशन स्टेज पर है। वो रियलाइज़ करता है कि सिर्फ मार्टिन को कंट्रोल करके उसे होल्ड ऑफ करना काफ़ी नहीं होगा। वो क्विकली अंडरग्राउंड मूव करना शुरू करता है और फिर सोल डिवॉरिंग बैनर यूज़ करता है। वो वेंचफुल स्पिरिट से रिलीज़ करता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि मैनेजर ली और उसके ट्रेजर्स पर अटैक करें। स्पिरिट्स मैनेजर ली की तरफ रश करते हैं और उसे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे वो शॉक्ड रह जाता है और कमेंट करता है कि मार्टिन के पास कुछ ट्रिक्स हैं। मैनेजर ली क्विकली दूसरा मूव प्रिपेयर करता है जब वो अपना ट्रेजर निकालता है और सोल रिफाइनिंग फर्नेस एक्टिवेट करता है। वो सारी वेंचफुल स्पिरिट्स को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और स्नेकी रिएक्ट करने से पहले वो सक्सेसफुली अपना प्लान कैरी आउट कर लेता है। स्पिरिट्स को फर्नेस में अब्जॉर्ब करते हुए मिस्टीरियस फ्लेम से जला देता है। जैसे स्पिरिट्स जल रहे हैं, स्नेकी दूसरा अटैक प्रिपेयर करता है और फॉर्मेशन स्पिरिट के साथ इमर्ज होता है। फॉर्मेशन स्पिरिट बाहर निकलता है और मैनेजर ली और उसके फर्नेस पर स्ट्राइक करता है। मैनेजर ली को काउंटर करने का कोई चांस नहीं मिलता क्योंकि अटैक उसके फर्नेस को कोरोड करना शुरू कर देता है। जब मैनेजर ली अपने डिटोरिएटिंग ट्रेजर पर फोकस होता है, स्नेकी फॉर्मेशन स्पिरिट को ऑर्डर देता है कि उसे ट्रैप करे। मैनेजर ली को इवेड करने का कोई चांस नहीं मिलता और स्नेकी सक्सेसफुली फॉर्मेशन स्पिरिट को उसके अराउंड कॉइल कर देता है, उसे कम्प्लीटली ट्रैप कर देता है। वो कसिनो मास्टर को कॉल करने लगता है उसे बचाने की रिक्वेस्ट करने के लिए। जानता है कि इसे स्पिरिट सोल यूज अकेले हैंडल नहीं कर सकते। अगले ही मोमेंट सराउंडिंग में एक स्ट्रेंज एनर्जी स्प्रेड होती है और स्नेकी कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कि कौन आया है। जब वो केयरफुली सेंस करता है, वो रियलाइज़ करता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी कोर फॉर्मेशन स्टेज की किसी की है। वो क्विकली मैनेजर ली की सोल कलेक्ट करने की कोशिश करता है सोल डिवॉरिंग बैनर से, लेकिन कसिनो मास्टर टाइम पर आ जाती है और उसकी सोल बचा लेती है। वो मैनेजर ली को सेफ जगह टेलीपोर्ट कर देती है, दो उसका लेफ्ट आर्म कट ऑफ हो जाता है इस प्रोसेस में।
फिर भी वो कैसीनो मास्टर ली रुइन को थैंक यू कहता है। जानता है कि उसका लेफ्ट आर्म रुइन हो गया है, लेकिन उसने टाइम पर उसकी जान बचा ली। दूसरी तरफ ली रुइन बस हंस देती है और मार्टिन और बाकियों को फर्स्ट फ्लोर से देखती है। मेंशन करती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका छोटा कैसीनो इतना डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट अट्रैक्ट करेगा। वो मैनेजर ली के पास वॉक करती है और मार्टिन से मिलने के लिए स्टेयर्स की तरफ अप्रोच करना शुरू करती है, जिस पर मैनेजर ली उसे वार्न करता है कि वो पर्सन डेंजरस है और उसे इमीडिएटली मार देना चाहिए। लेकिन ली रुइन उसे बीच में रोक देती है और उसे ऑर्डर देती है कि वो जल्दी से हेवनली पपेट सेक्ट के एल्डर डिंग को ढूंढे। वो इंस्ट्रक्ट करती है कि उसे ढूंढने के बाद वो पूछे कि क्या कोई हेवनली पपेट सेक्ट का डिसाइपल कैसीनो में आया है। इस पर मैनेजर ली उठता है और एम्बैरेसमेंट में वॉक करना शुरू कर देता है। जैसे वो कंटिन्यू करता है, वो रियलाइज़ करता है कि क्योंकि ली रुइन ने ऐसा टास्क दिया है तो ग्राउंड पर खड़ा पर्सन पपेट का ही होगा। वो और एम्बैरेस्ड फील करता है जब वो रियलाइज़ करता है कि वो सिर्फ एक पपेट से हार गया, जो एक्सप्लेन करता है कि ली रुइन उसके साथ इतनी कोल्ड क्यों बिहेव कर रही है। इस बीच स्नेकी भी रियलाइज़ करता है कि ली रुइन के एटीट्यूड को देखकर वो ऑलरेडी सस्पेक्ट कर रही होगी कि मार्टिन हेवनली पपेट सेट से कनेक्टेड है। वो फिर मैनेजर ली को जाते हुए नोटिस करता है और समझ जाता है कि ली रुइन ने उसे क्वाइटली इन्वेस्टिगेट करने और अपना सस्पेशन कंफर्म करने भेजा है। दूसरी तरफ ली रुइन मार्टिन को देखती है और पूछती है कि वो क्या खेलना चाहेगा। मार्टिन रिप्लाई करता है कि उसने ऑलरेडी कहा था वो जान पर बेट लगाना चाहता है। इस पर ली रुइन रेडिली अग्री कर लेती है और कहती है कि हेवनली ड्रैगन कैसीनो ने हमेशा रूल फॉलो किया है कि गेस्ट जो भी खेलना चाहे वो अकोमोडेट करेंगे। वो फिर मार्टिन को फॉलो करने कहती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों अंडरग्राउंड पहुंच जाते हैं, जो एक बड़े एरिना जैसा दिखता है। जैसे मार्टिन वहां ली रुइन के सामने खड़ा है, स्नेकी शॉक्ड हो जाता है, साइलेंटली सीन देखता है और सोचता है कि उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कैसीनो में इतना बड़ा अंडरग्राउंड एरिना होगा। अगले ही मोमेंट वो मार्टिन का पपेट यूज़ करता है और अपना गैम्बल प्रपोज करता है। वो कहता है कि ली रुइन अपने एक की रिफाइनिंग सबऑर्डिनेट को भेजे जांग क्वांग से डेथ तक फाइट करने। वो फर्दर कहता है कि अगर ली रुइन का आदमी जीत गया तो वो उसे 10,000 स्पिरिट स्टोन्स देगा, लेकिन अगर वो नहीं जीती तो वो उसे 10,000 स्पिरिट स्टोन देगी। इस पर मास्टर ली हंसना शुरू कर देती है। वो क्विकली जांग लिन को बुलाती है, जो जांग क्वांग का रियल ब्रदर है, और उसे ऑर्डर देती है कि आगे आके फाइट करे। इस पर जांग लिंग शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि उसका क्या मतलब है। जैसे वो कहता है कि जांग क्वांग उसका रियल ब्रदर है, ली रुइन उसे इमेंस एंगर से देखती है और उसे एरिना में मार्टिन के सामने फेंक देती है। वो डिक्लेयर भी करती है कि अगर वो अपने ही भाई के खिलाफ नहीं जीत सकता तो वो जीने के हकदार नहीं है। ये देखकर सारे ऑडियंस शॉक्ड हो जाते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि आज का दिन काफ़ी आई ओपनिंग रहा है, क्योंकि दोनों जांग ब्रदर्स, जो कैसीनो में डेब्ट कलेक्शन स्क्वाड लीडर्स हैं, स्लेव्स की तरह एरिना में भेजे जा रहे हैं। वो कमेंट भी करते हैं कि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जांग क्वांग का दिन ऐसा आएगा। फाइट शुरू होने से पहले मार्टिन ऑडियंस को देखता है और उन्हें कहता है कि अगर वो बेट लगाना चाहते हैं तो लगाएं। वो सारी बेट्स 2-1 ऑड्स पर लगेगा। इस पर ऑडियंस विस्पर करना शुरू कर देती है, कहती है कि कोई भी समझदार ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व होने की हिम्मत नहीं करेगा। अगले ही मोमेंट एक आदमी अरीना की तरफ उड़ता है और अनाउंस करता है कि वो 5,000 स्पिरिट स्टोन जांग क्वांग को जीतने पर लगाएगा। वो आदमी 5,000 स्पिरिट स्टोन्स का पाउच मार्टिन की तरफ फेंकता है और अनाउंस करता है कि वो जांग क्वांग पर बेट लगा रहा है। उस आदमी बाइकुशी को देखकर ऑडियंस शॉक्ड हो जाती है। वो आपस में विस्पर करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं और वो फेमस क्वीन नोबल है और बाई फैमिली का जीनियस मास्टर है। कुछ तो मेंशन करते हैं कि वो वंस इन अ जनरेशन टैलेंट है, जिसका रेयर परफेक्शन फाउंडेशन है और मिड फाउंडेशन स्टेज पर है। वो लेट और पीक फाउंडेशन एक्सपर्ट्स के साथ क्लैश कर सकता है। जैसे बाइकुशी जांग क्वांग पर अपना बेट लगाता है, ऑडियंस भी अपने स्पिरिट स्टोन्स बेट करना शुरू कर देते हैं। वो अपने पाउचेज एरिना की तरफ फेंकते हैं। कुछ अनाउंस करते हैं कि वो 100 स्पिरिट स्टोन जांग क्वांग पर लगा रहे हैं, जबकि दूसरे कहते हैं वो जांग लिन पर बेट लगाना चाहते हैं। स्नेकी दूसरी तरफ बाइकुजे पर फोकस करता है, रियलाइज़ करता है कि उसके पास भी परफेक्ट फाउंडेशन है, बिल्कुल उसी की तरह।
वो सून रिकॉल करता है कि इन्फोर्सर बाइजू और बाइये जिन्होंने उसे हंटे के साथ ट्रिक किया था वो भी सेम बाइक लैंड से लगते हैं, बिल्कुल बाइक विजय की तरह। फिर भी वो रियलाइज़ करता है कि मैटर क्या है, फाइट और उसका हेवनली ड्रैगन कैसीनो को एक्सपोज करने का प्लान। क्योंकि उसका रियल बॉडी एरिना के पास कहीं नहीं है, बाइक विजय उसके लिए कोई थ्रेट नहीं था। मार्टिन क्विकली फाइट शुरू कर देता है और जांग क्वांग अपने ही भाई जांगलिंग की तरफ दौड़ता है। जंग जांगलिंग डिफेंड कर रहा है, वो जांग क्वांग से बात करने की कोशिश करता है, पूछता है कि क्या वो सच में ये करने वाला है और तब तक फाइट करेगा जब तक एक जान नहीं चली जाए। जांग क्वांग कोई रिप्लाई नहीं देता, जो जांगलिन को और कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि वो अनअवेयर है कि जांग क्वांग अब सिर्फ एक पपेट है और रियल पर्सन नहीं रहा। जांगलिंग जांग क्वांग को स्ट्राइक डाउन करने की कोशिश करता है, जबकि उसके काम होने को कहता है, लेकिन जांग क्वांग क्विकली मूव काउंटर करता है और उसे स्टमक में पंच मारता है, जिससे जांगलिन पीछे गिरता है और वो फाइट के लिए प्रिपेयर हो जाता है। कहता है कि जब जांग क्वांग हार्टलेस हो रहा है तो वो उसको ब्लेम नहीं कर सकता, अगर वो भी रूथलेस हो तो। जब वो दोनों सीरियसली फाइट करना शुरू करते हैं, ऑडियंस एक्साइटेड हो जाती है और विस्पर करती है कि ये दोनों डेट कलेक्टिंग ब्रदर्स एक दूसरे को मार रहे हैं और इनके साथ सही हो रहा है। जैसे ऑडियंस अपने चोजन फाइटर्स के लिए चीयर करती है, मार्टिन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और क्विकली अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, जानता है कि उसके पास पूरा फाइट देखने का टाइम नहीं है। वो इमीडिएटली सेल्फ डिस्ट्रक्ट एबिलिटी यूज़ करता है जांग क्वांग के पपेट को एक्सप्लोड करने के लिए। ये देखकर पूरी ऑडियंस और ली रुआन शॉक्ड रह जाते हैं। कोई प्रोसेस कर पाए उससे पहले मार्टिन अनाउंस करता है कि क्योंकि ली रुआन का आदमी फाइट नहीं जीता, उसने बेट हार दिया है और 10,000 स्पिरिट स्टोन देने होंगे। ली रुआन कामली एग्री करती है और उसे वो अमाउंट दे देती है, कहती है कि बेट तो बेट है। वो फिर ऑडियंस से वो पाउचेस कलेक्ट करता है जिन्होंने जांग क्वांग और जांग ली पर बेट लगाया था, डिक्लेयर करता है क्योंकि ड्रॉ हुआ हाउस सब कुछ ले लेता है। इस पर ऑडियंस टेंस और शॉक्ड हो जाती है। बाइक विजय के अलावा जो बस स्माइल कर रहा होता है और कमेंट करता है कि मार्टिन ब्रिलियंट है और ये मास्टर स्ट्रोक था, और कहता है कि उसने कुछ नया सीखा है। दूसरी तरफ मार्टिन मैनेजर जू की तरफ पॉइंट करता है और ली रुआन से कहता है कि वो अपने एक लैकी को चूज़ करे उससे फाइट के लिए, सेम रूल्स और सेम बेट रहेगी। इस पर ली रुआन कहती है कि रिस्पेक्ट के मामले में उसने ऑलरेडी काफ़ी फेस दिया है और होप करती है कि वो जानता है कि कब रुकना है। वो फर्दर कहती है कि हेवनली ड्रैगन कैसीनो किसी और के लिए ऐसे ट्रैम्पल करने की जगह नहीं है। जवाब में मार्टिन अपना हाथ बढ़ाता है और थंडर ट्रिब्यूलेशन पर्ल की ऑरा रिलीज करता है। रिमार्क करता है कि अंडरग्राउंड टनल्स में हवा इतनी तेज़ है कि उसने ठीक से नहीं सुना कि उसे क्या कहा गया था और उसे ज़ोर से रिपीट करने को कहता है। ये देखकर ली रुआंग कम्प्लीटली टेरिफाइड हो जाती है और बाइक विजय भी शॉक्ड और अलार्म हो जाता है थंडर ट्रिब्यूलेशन पर्ल की पावर विटनेस करने के बाद। वो दोनों सून रियलाइज़ करते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी थंडर ट्रिब्यूलेशन पर्ल नहीं है, इसमें इतनी एनर्जी है कि पूरी सिटीज़ डिस्ट्रॉय कर सकता है। ली रुआंग मार्टिन से रिक्वेस्ट करती है कि वो रैशली एक्ट ना करे और पीसफुल बात करने का ऑफर करती है। मार्टिन दूसरी तरफ उसे वार्न करता है, कहता है कि वो हमेशा एक रीजनेबल आदमी रहा है। जैसे ऑडियंस डरती है और पीछे हटती है, ली रुआन एक्सप्लेन करती है कि थंडर ट्रिब्यूलेशन पर्ल 49 हेवनली ट्रिब्यूलेशन के बराबर है और अगर ये ऑफ हो गया तो ये फ्रेंड और फो में फ़र्क नहीं करेगा, मीनिंग मार्टिन को भी नुकसान होगा। वो उसे पहले पर्ल को नीचे रखने को कहती है और अश्योर करती है कि वो जो भी प्रपोज करे हेवनली ड्रैगन कैसीनो एक्सेप्ट करेगा। इस पर मार्टिन अपना हाथ फिर उठाता है और कहता है कि वो रैशली एक्ट नहीं कर रहा। कहता है कि वो बस उसके हाथ कपकपा रहे हैं और वो ज़्यादा एक्साइटमेंट हैंडल नहीं कर सकता। वो ली रुआन को वार्न करता है कि वो ऐसी कोई बात ना बोले जो उसे एक्साइट करे। ये सुनकर ली रुआन टेंस और फ्राइटेंड हो जाती है, कहती है कि वो बिल्कुल वैसा नहीं करेगी जैसा वो कह रहा है और राउंड 2 के लिए आगे बढ़ने को कहती है। मार्टिन फाइनली अपना हाथ और थंडर ट्रिब्यूलेशन पर्ल नीचे करता है और ली रुआन साइलेंटली सोचती है कि वो इस सिचुएशन से निकल गई। दो मार्टिन क्लियरली एक डेंजरस पर्सन है। वो फिर ओल्ड ल्यू को ऑर्डर करती है कि एरिना में जाकर मैनेजर जू से फाइट करे। इस पर ओल्ड ल्यू शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या वो सच में उसे भेजना चाहती है। ली रुआन, जो पहले से थंडर ट्रिब्यूलेशन पर्ल की वजह से एंग्री और टेंस है, उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है कि अगर वो नहीं गया तो मैनेजर जू की जगह उसकी जान ले ली जाएगी।
ये सुनकर ओल्ड ल्यू स्टार्टल हो जाता है और क्विकली मूव करता है। कहता है कि वो जाएगा और मैनेजर जू से फाइट करेगा। जैसे वो उसके सामने खड़ा होता है, वो उसकी आंखों में देखता है और क्वाइटली रिक्वेस्ट करता है कि वो एक्ट करे। कहता है कि उन्हें एक्चुअली फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ बाइक विजय सब ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि मार्टिन के मेथड्स ट्रूली इम्प्रेसिव है। फिर भी वो अवेयर है कि मार्टिन एक्चुअली थंडर ट्रिबुलेशन पर्ल डेटोनेट करने की हिम्मत नहीं करेगा। बाइक विजय वॉच करने के लिए डिसाइड करता है कि वो ऑब्जर्व करके और सीख सकता है। दूसरी तरफ मैनेजर शू और ओल्ड लियू के बीच राउंड 2 शुरू होता है। ओल्ड लियू प्रॉपरली रेडी हो उससे पहले मैनेजर शू कॉलर से पकड़ लेता है और अटैक करना शुरू कर देता है। ओल्ड लियू शॉक्ड हो जाता है और उसे समझने की कोशिश करता है कि वो उन्हें फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, अनअवेयर कि मैनेजर शू भी एक पपेट है। जैसे ओल्ड लियू पूछता है कि वो क्या सोच में है और डेथ तक फाइट करना चाहता है या नहीं, मार्टिन क्विकली सेल्फ डिस्ट्रक्ट एबिलिटी यूज़ करता है मैनेजर शू के पपेट पर। दोनों ओल्ड लियू और पपेट को एक्सप्लोजन में मार देता है। जैसे ब्लास्ट सेटल होता है, ऑडियंस विस्पर करना शुरू कर देती है, कहती है कि दोनों को वही मिला जो उन्हें डिजर्व करता था। इस बीच ली रुआन मार्टिन को 10,000 स्पिरिट स्टोन देती है हारने पर और पूछती है कि क्या वो अभी सेटिस्फाइड है, तो उसे रुकने को कहती है। दो वो अनॉयड है, सोचती है कि हेवनली ड्रैगन कैसीनो ने अभी 2 फाउंडेशन स्टेज कल्टीवेटर्स एक साथ खो दिए। वो ये भी रियलाइज़ करती है कि ये डिसग्रेस है। दूसरी तरफ मार्टिन रुकने से मना कर देता है और कहता है कि वो अब बीस्ट फाइटिंग अरेना में जाएगा। इस पर ली रुआन उसे साइलेंटली कर्स करती है, लेकिन आउटवर्डली रिस्पेक्ट मेंटेन करती है और पूछती है कि क्या ऑनर्ड गेस्ट कितनी देर तक खेलना चाहता है। जवाब में मार्टिन थंडर ट्रिबुलेशन पर फिर बाहर निकलता है और कहता है कि वो तब तक खेलता रहेगा जब तक वो सब कुछ हार नहीं जाता। वो ये भी कहता है कि ली रुआन ने उसे खेलने पर मजबूर किया था और फिर पूछता है कि क्या हेवनली ड्रैगन कैसीनो अब उसे वेलकम नहीं करता सिर्फ 2 राउंड्स हारने के बाद। इस पर ली रुआन डिनाई करती है और कहती है कि वो उसे अभी बीस्ट फाइटिंग अरीना में ले जाएगी। जैसे वो दोनों बीस्ट फाइटिंग अरीना में पहुंचते हैं, ली रुआन उसे लेपर्ड और टाइगर को लड़ते हुए दिखाती है और पूछती है कि क्या वो टाइगर्स और लेपर्ड्स पर बेट लगाना चाहेगा, और स्नेक्स और स्कॉर्पियंस के बीच में मैच भी मेंशन करती है। मार्टिन क्विकली रिफ्यूज़ कर देता है और माउस और कॉकरोचेस की फाइट तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि वो उस पर बेट लगाना चाहता है। वो डिक्लेयर करता है कि वो 10,000 स्पिरिट स्टोन्स कॉकरोच पर लगाएगा। इस पर ऑडियंस शॉक्ड हो जाती है और क्विकली अरीना के आसपास गैदर हो जाती है और कहती है कि कॉकरोच सिर्फ अर्ली स्पिरिट अवेकनिंग स्टेज पर है, जबकि माउस मिड स्पिरिट अवेकनिंग स्टेज पर है। दूसरे अग्री करते हैं और कहते हैं कि माउस को ब्लड लाइन सेपरेशन है और कॉकरोच को जीतने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे फाइट शुरू होती है, माउस डोमिनेट करना शुरू कर देता है और कॉकरोच को 1 शॉट कर देता है। ये देखकर मार्टिन कमिट करता है कि वो फाइट हार गया और एंग्री हो जाता है। वो क्विकली थंडर ट्रिबुलेशन पर्ल निकालता है, जो इमीडिएटली ली रुआन का अटेंशन कैच कर लेता है। जैसे वो उसका रिएक्शन नोटिस करती है, वो रियलाइज़ करती है कि अब उसका प्लान काम करेगा और वो हेवनली ड्रैगनों कैसीनो का स्कैम एक्सपोज कर पाएगा, जो एजेस से चला आ रहा है। बिल्कुल जैसे उसने प्लान किया था, ली रुआन उसे रुकने को कहती है कि ये आउटकम अभी डिसाइड नहीं हुआ। वो क्विकली अपनी स्टिक निकाल के इंटरफेयर करती है और कॉकरोच को एनर्जी देकर जिता देती है। ये विटनेस कर ऑडियंस और गैम्बलर्स के आसपास विस्परिंग शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे से कहते हैं कि हेवनली ड्रैगन कैसीनो रिजल्ट्स को कंट्रोल और चेंज कर सकता है। वो कैसीनो को स्कैमर्स होने का एक्यूज़ भी करते हैं। ली रुआन रियलाइज़ करता है कि वो अब मार्टिन के साथ डील कर रही है और वो उससे पूछती है कि क्या वो सेटिस्फाइड है। इसके बजाय मार्टिन मूव करना शुरू कर देता है और कहता है कि वो और खेलना चाहता है और ली रुआन को स्टोन गैम्बलिंग एरिना के जाने को कहता है। वो थंडर ट्रिबुलेशन पर्ल फिर उठाता है, उसे फ्राइटन करता है और कहता है कि उसके पास अभी भी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पिरिट स्टोन्स बचे हुए हैं और वो वहां तक नहीं जाएगा जब तक वो सारे नहीं हार जाता। कुछ ही देर बाद ल्यू रुयान मातेंग को स्टोन गैम्बलिंग एरिना में लेकर पहुंची। वहां पहुंचकर मातेंग विशाल हॉल में रखे अनगिनत पत्थरों के सामने खड़ा हो गया। उसके पीछे बड़ी संख्या में दर्शक भी आ गए। सभी के मन में एक ही सवाल था, आखिर स्टोन गैम्बलिंग में सचमुच किसी कीमती चीज के मिलने के चांस कितने होते हैं। भीड़ में से एक आदमी गुस्से से चिल्लाया कि उसने इस जगह पर बहुत पैसा कमाया है। उसका कहना था कि जैसे हेवनली ड्रैगन कैसीनो के फाइटिंग एरिना में चालबाजियां चलती हैं,
वैसे ही यहाँ स्टोन गैम्बलिंग एरिना में भी जरूर कोई धोखा छिपा हुआ है। उधर बाई च्यूशुए चुपचाप मातेंग को देख रहा था। उसने महसूस किया कि मातेंग का आत्मविश्वास और लोगों के सामने माहौल बनाकर उन्हें अपनी तरफ खींचने का तरीका बेहद प्रभावशाली है। उसे एहसास हुआ कि यही वो चीज है जिसकी उसमें कमी है और जिसे उसे सीखना चाहिए। दूसरी तरफ मातेंग पत्थरों के ढेर को देखकर बोला कि यहाँ तो लाखों स्पिरिट स्टोन्स की वैल्यू जमा होगी। मातेंग ने पुष्टि करने के अंदाज में पत्थरों की तरफ देखा तो लियू रुयान ने बताया कि यह उनका मुख्य वेयर हाउस है जहां कच्चे अयस्क स्टोर किए जाते हैं। अचानक मातेंग ने एक लोहे की प्लेट निकाली और उसमें अपनी ऊर्जा भर दी। फिर उसने बिना किसी चेतावनी के एक ही बार में बड़ी संख्या में पत्थरों को तोड़ना शुरू कर दिया। सैकड़ों पत्थर टूटकर बिखर गए, लेकिन जब सबने अंदर देखा तो लगभग सभी पूरी तरह खाली निकले। ये नजारा देखकर दर्शक दंग रह गए। हजारों पत्थरों में से केवल 2 पत्थरों के अंदर हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मिले थे, जबकि बाकी सब बेकार निकले। मातेंग ने तुरंत हिसाब लगाना शुरू किया। उसने बताया कि यहाँ एक पत्थर की कीमत 10 स्पिरिट स्टोन से लेकर हजारों स्पिरिट स्टोन्स तक होती है, लेकिन इतने सारे पत्थर तोड़ने के बाद भी जो वैल्यू निकली है वो 500 स्पिरिट स्टोन्स तक नहीं पहुंचती। उसने भीड़ को समझाया कि इस एरिना में किसी कीमती चीज के मिलने की संभावना बेहद कम है और पूरा सिस्टम लगभग एक धोखे जैसा लगता है। यह सुनते ही भीड़ का गुस्सा बढ़ गया। लोग खुलकर हेवनली ड्रैगन कैसीनो को कोसने लगे तो कोई इसे खुला फ्रॉड बता रहा था। लियू रुयान ये सब देखकर अंदर ही अंदर परेशान हो गई। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि आज बहुत से ग्राहक उनका भरोसा खो देंगे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर सामने वाला व्यक्ति हेवनली पपेट सेक्ट से था। उसे नाराज करना उसके लिए खतरनाक हो सकता था। कुछ समय बाद मातेंग की नजर थोड़ी अलग जगह रखे पत्थरों पर पड़ी। वे बाकी पत्थरों की तुलना में कहीं ज्यादा महंगे लग रहे थे। वह उनकी तरफ बढ़ा तो लियू रुयान ने बताया कि उनमें सबसे सस्ता पत्थर 5000 स्पिरिट स्टोन्स का है, जबकि सबसे महंगे की कीमत 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स तक पहुंचती है। यह सुनकर मातेंग की दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने पूछा कि आखिर इनके अंदर ऐसा क्या हो सकता है। लियू रुयान ने समझाया कि बाहर वाले पत्थर साधारण क्वालिटी के हैं, लेकिन उसके सामने रखे हुए सभी पत्थर टॉप ग्रेड हैं। उनमें से कुछ के अंदर प्राचीन युग की वस्तुएं भी हो सकती हैं, जिनके साथ अनजान खतरे जुड़े हो सकते हैं। उसने चेतावनी दी कि ऐसा कुछ खोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। बाई च्यूशुए ने भी उसकी बात का समर्थन किया। उसने बताया कि उसने एक बार अपनी आंखों से देखा था कि एक कल्टीवेटर ने ऐसा पत्थर खोला जिसके अंदर से एक दुष्ट हथियार निकला और उसी जगह उसकी जान चली गई। मातेंग ने बस पत्थर पर एक नजर डाली। उसी समय दूर कहीं मौजूद स्नैकी के असली शरीर ने महसूस किया कि कोई बेहद हल्की डिवाइन सेंस उसे ऑब्जर्व कर रही है। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसे एहसास हुआ कि आसपास कोई और विशेषज्ञ भी मौजूद है, लेकिन अगले ही पल उसे अपना डिटेक्शन डिस्क याद आया जिसने पहले किसी भी ऐसे एक्सपर्ट की मौजूदगी नहीं दिखाई थी। यह बात उसे और ज्यादा उलझाने लगी। साथ ही उसने अपनी स्थिति का भी आकलन किया। अगर वो अभी पीछे हट जाता तो उसकी बनाई हुई पूरी मोमेंटम खत्म हो जाती और कैसीनो वालों के लिए सब कुछ आसान हो जाता, लेकिन अगर वो आगे बढ़ता तो खतरा भी हो सकता था। कुछ पल सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह कुछ और पत्थर काटेगा और फिर कोई बहाना बनाकर निकल जाएगा। उसने मन ही मन सोचा कि जब वह थंडर ट्रिब्यूलेशन पर्ल जैसी चीज से नहीं डरता तो किसी साधारण हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन से डरने का सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद उसने एक विशाल पत्थर पर वार किया। जैसे ही पत्थर टूटा, उसके अंदर से अचानक एक अजीब आत्मा बाहर निकली। उस आत्मा से निकलने वाली ऊर्जा इतनी विशाल थी कि आसपास खड़े लोग सिहर उठे। वह सीधा मातेंग की तरफ झपटी, लेकिन मातेंग तुरंत पीछे हट गया और आसानी से उसके हमले से बच गया। सभी लोग हैरानी से उस चीज को देखने लगे। कुछ ही सेकंड में सबको समझ आ गया कि वो एक स्ट्रे सोल थी। बिना समय गंवाए स्नैकी ने सोल डिवाउरिंग बैनर निकाला और अपने सर्प आत्मा को आदेश दिया कि वो उस आत्मा को निगल जाए। आत्मा बिजली की तरह आगे बढ़ी और कुछ ही पलों में उस भटकी हुई आत्मा को पूरी तरह निगल गई। आत्मा के गायब होते ही मातेंग ने वापस टूटे हुए पत्थर की तरफ देखा। अब उस अयस्क में दरारें और चौड़ी हो चुकी थी। जब उसने ध्यान से देखा तो भीतर एक इंसान का कंकाल पड़ा हुआ था। भीड़ तुरंत उसके आसपास जमा हो गई। सबको समझ आ गया कि अभी जो स्ट्रे सोल निकली थी वह इसी व्यक्ति की आत्मा थी। बाई च्यूशुए ने हड्डियों को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में कहा कि यह किसी साधारण व्यक्ति का कंकाल नहीं है, यह एक प्राचीन कल्टीवेटर की हड्डियां हैं। यह सुनकर भीड़ फिर से चौंक गई। कई लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। बाई च्यूशुए ने समझाया कि प्राचीन युग को खत्म हुए हजारों नहीं बल्कि दसियों हजार साल हो चुके हैं। सामान्य परिस्थितियों में तो ऐसे शरीर कब के धूल बन चुके होते, लेकिन इन हड्डियों की बनावट साफ बता रही थी एंशिएंट कल्टीवेटर की है। उसने बताया कि प्राचीन कल्टीवेटर्स बॉडी रिफाइनमेंट में बेहद शक्तिशाली होते थे और उनकी हड्डियों की संरचना आधुनिक कल्टीवेटर से कहीं श्रेष्ठ होती थी। उसने हड्डियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, इनकी भुजाएं सामान्य लोगों की तुलना में काफी लंबी हैं। इतना ही नहीं, हर हड्डी उनकी हड्डियों से कम एक साइज ज्यादा मोटी है। भीड़ ने गौर से देखा और उसकी बात से सहमत हो गई। वह व्यक्ति लगभग 15 फीट लंबा रहा होगा। उसकी भुजाएं लगभग घुटनों तक पहुंच रही थीं और हड्डियां सामान्य इंसान की तुलना में 30% से भी ज्यादा मोटी थीं।
बाई चूशुए ने कहा कि प्राचीन कल्टीवेटर्स की फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लगभग परफेक्ट होती थी। उनकी तुलना में आधुनिक कल्टीवेटर्स चींटियों जैसे लगते हैं। यह सुनते ही स्नैकी को डॉगी के साथ हुई पुरानी बातचीत याद आ गई। डॉगी ने भी बिल्कुल यही बात कही थी। फिर उसे अपना थंडर ट्रिब्यूलेशन पर्ल याद आया जो एक एंशिएंट रूइन से मिला था। उसी क्षण उसने मन में ठान लिया कि मौका मिलते ही वह उस एंशिएंट रूइन की खोज जरूर करेगा। इसके बाद उसने कंकाल को हटाना शुरू किया। उसके लिए चाहे वह व्यक्ति जीवन में कितना भी शक्तिशाली रहा हो, अब वह केवल हड्डियों का ढेर था। लेकिन जैसे ही उसने हड्डियां हटाईं, उसे अंदर एक अजीब जेड स्टोन दिखाई दिया। उसे तुरंत याद आया कि झाओ गिझेन के पास भी कुछ ऐसा ही स्पिरिट स्टोन था। मौका देखकर, जब किसी की नज़र उस पर नहीं थी, उसने ग्रेविटी आर्ट का उपयोग किया और चुपचाप उस जेड स्टोन को अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसने दोबारा पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया। उसे पहले से पता था कि हेवनली ड्रैगन कैसिनो एक तरह का फ्रॉड है और यहाँ से कोई कीमती चीज मिलना बेहद मुश्किल है। इसलिए वह सिर्फ अपना नाटक जारी रखने के लिए सस्ते पत्थर खोलता रहा। कुछ समय बाद उसने सैकड़ों पत्थर तोड़ डाले। तभी एक कैसिनो कर्मचारी लियू रुयान के पास आया और धीरे से बोला कि मा तेंग पहले ही बेकार में दसियों हजार स्पिरिट स्टोन्स गंवा चुका है। यह सुनकर मा तेंग खुद भीड़ की तरफ मुड़ा और बोला कि उसने अब तक लगभग 30,000 स्पिरिट स्टोन्स के पत्थर खोले हैं, लेकिन बदले में उसे कुछ भी नहीं मिला। यह सुनते ही भीड़ का गुस्सा और भड़क उठा। लोग चिल्लाने लगे कि स्टोन गैम्बलिंग एरिना भी बाकी एरिनाओं की तरह नकली और धोखेबाज है। कुछ लोग तो टॉप ग्रेड पत्थरों को भी बेकार बताने लगे। उनका कहना था कि ये सिर्फ बेकार ही नहीं बल्कि जानलेवा भी है। जैसे शिकायतें बढ़ती गईं, वही कर्मचारी फिर लियू रुयान के पास पहुंचा। उसने कहा कि चाहे मा तेंग हेवनली पपेट सेक्ट से हो, लेकिन अगर ये चलता रहा तो उनके बहुत सारे ग्राहक चले जाएंगे। लियू रुयान पहले से ये बात समझ रही थी। वो तुरंत मा तेंग के पास गई और बोली कि अगर वो सच में बड़ा दांव खेलना चाहता है तो उसे एक ऐसा पत्थर खोलना चाहिए जिसकी कीमत दसियों हजार स्पिरिट स्टोन्स हो। उसने पीछे रखे एक विशाल पत्थर की तरफ इशारा किया। ये वाला 50,000 स्पिरिट स्टोन्स का है, उसने कहा, और इसके अंदर शायद कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी हो। मा तेंग ने बिना झिझक जवाब दिया कि वो इसे खोलेगा। लेकिन उसी समय लियू रुयान मन ही मन हंस रही थी, क्योंकि वो पत्थर उसके लिए सीधे अंडरवर्ल्ड का दरवाजा था। उसे अच्छी तरह पता था कि उसके अंदर जो चीज है वह बेहद खतरनाक है और उससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। उसका पूरा विश्वास था कि मा तेंग उससे खुद को बचा नहीं पाएगा, और अगर पत्थर काटते समय उसकी मौत हो जाती है तो हेवनली पपेट सेक्ट भी उसे दोष नहीं दे पाएगी। इस तरह वो बिना किसी राजनीतिक परेशानी के मा तेंग से छुटकारा पा सकती थी। जैसे ही मा तेंग ने पत्थर खोला, उसके अंदर से एक बेहद शक्तिशाली और रहस्यमयी तलवार सीधे उसकी तरफ उड़ती हुई निकली। लियू रुयान तुरंत उसकी तरफ दौड़ी, मानो उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। वह साफ दिखाना चाहती थी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसी समय बाई च्यू शुए ने गंभीर स्वर में कहा कि ये एंशिएंट सोर्ड ची है और बेहद खतरनाक है। लेकिन जबकि लियू रुयान दिखावे के लिए उसकी रक्षा कर रही थी, मा तेंग ने टोरेंशियल स्पिरिट ब्रेकिंग नीडल्स निकाल ली। कुछ ही पलों में उसने उस एंशिएंट सोर्ड ची को निष्क्रिय कर दिया। ये देखकर लियू रुयान अंदर तक हिल गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके पास ऐसा स्पिरिट ब्रेकिंग ट्रेजर होगा। अब उसे समझ आ गया कि मा तेंग के पीछे खड़ा व्यक्ति कोई साधारण ताकत नहीं है। उसी क्षण उसने फैसला किया कि अब उसे ज्यादा उकसाना ठीक नहीं होगा। एंशिएंट सोर्ड ची से निपटने के बाद मा तेंग ने अचानक थंडर ट्रिब्यूलेशन पर्ल निकाल लिया। फिर वो गुस्से में सीधे लियू रुयान की तरफ बढ़ा और पूछा, क्या तुम सच में मेरे साथ चालन चलने की पोजीशन में हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे डेटोनेट नहीं करूंगा? थंडर ट्रिब्यूलेशन पर्ल को देखकर लियू रुयान का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह जल्दी से बोली कि यहाँ के पत्थरों के अंदर क्या निकलेगा ये पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन उसी समय स्नैकी ने महसूस किया कि कोई उसके पास आ रहा है। उसका ध्यान तुरंत उस दिशा में चला गया, क्योंकि जो व्यक्ति उसकी तरफ बढ़ रहा था वह शायद इस पूरे खेल का एक नया और खतरनाक प्लेयर था। जब स्नेकी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि सामने मैनेजर ली का पपेट खड़ा है और उसके पीछे एक पपेट हाउंड भी मौजूद है। ये देखते ही उसके मन में खतरे की घंटी बज जाती है। वह तुरंत समझ जाता है कि इसका मतलब है कि हेवनली पपेट सेक्ट का कोई बड़ा एक्सपर्ट अब इस मामले में शामिल होने वाला है। स्नेकी बिना समय गंवाए निकलने की सोचता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैनेजर ली खुद पहुंच गया तो उसकी असली पहचान खुल सकती है और पूरे कसिनो में बड़ा बवाल मच जाएगा। स्नेकी मन ही मन सोचता है कि उसके पास पहले से ही स्टोरेज, जेल और हजारों स्पिरिट स्टोन्स मौजूद हैं, इसलिए अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। ऊपर से उसका असली मकसद भी पूरा हो चुका था, क्योंकि उसने सफलतापूर्वक हेवनली ड्रैगन कसिनो की सारी धोखाधड़ी लोगों के सामने उजागर कर दी थी। उसके हिसाब से यह यहाँ से निकलने का सबसे सही समय था। दूसरी तरफ मा तेंग थंडर ट्रिब्यूलेशन पर्ल को हाथ में लेकर कहता है कि वो भी अब थक चुका है, इसलिए यहीं रुकने वाला है। इसके बाद वह लियू रुआन से साफ शब्दों में कहता है कि उसे मुआवजे के तौर पर 30,000 स्पिरिट स्टोन्स दिए जाएं
और उसके बाद वो हमेशा के लिए हेवनली ड्रैगन कसीनो छोड़ देगा। यह सुनकर लियू रुआन थोड़ी हैरान होकर पूछती है कि क्या वो सच में जा रहा है। मा तेंग उसकी तरफ देखकर पलटकर पूछता है कि क्या वो नहीं चाहती कि वो जाए। उसके इस सवाल से लियू रुआन एक पल के लिए घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या जवाब दे। वह तुरंत मुस्कुराकर कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मा तेंग थक चुका है तो वह उसे आराम करने से कैसे रोक सकती है। इसके बाद वह तुरंत 30,000 स्पिरिट स्टोन्स निकालकर उसे सौंप देती है और विनम्रता से अनुरोध करती है कि उन्हें स्वीकार करके सम्मान पूर्वक कसीनो छोड़ दे। मा तेंग स्पिरिट स्टोन्स पकड़ लेता है और जाने के लिए मुड़ जाता है, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बात कहता है। वो बताता है कि अगली बार जब भी वो चुआंग सिटी आएगा तो उसे उम्मीद है कि हेवनली ड्रैगन कसीनो फिर से उसे खेलने के लिए निमंत्रण देगा। यह सुनते ही लियू रुआन अंदर से बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए जवाब देती है कि अगर वो भविष्य में फिर कभी चुआंग सिटी आए तो हेवनली ड्रैगन कसीनो उसका स्वागत करने में बेहद खुश होगा। हालांकि मन ही मन वो उसे पूरी तरह पागल इंसान मान रही थी। जैसे ही मा तेंग वहां से निकलता है वह राहत की लंबी सांस लेती है। आखिरकार वह व्यक्ति जिसने आज उनके सारे घोटाले सबके सामने खोल दिए थे कसीनो छोड़ चुका था। लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद मा तेंग को अचानक महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि बाई गुइशिन उसके पीछे पीछे आ रहा है। मा तेंग सीधे उससे पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। बाई गुइशिन जवाब देता है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। असल में बाई गुइशिन खुद भी मा तेंग की मौजूदगी से दबाव महसूस कर रहा था। वह यह तक तय नहीं कर पा रहा था कि उसे मा तेंग कहकर बुलाए या सीनियर। कुछ देर झिझकने के बाद आखिरकार वह उसे सीनियर कहकर संबोधित करता है। वह भी अपनी बात समझाने की कोशिश ही कर रहा था कि मा तेंग अचानक उसकी तरफ बढ़ता है और बेहद आक्रामक लहजे में कहता है कि जो कहना है साफ साफ कहे, वरना वह उसकी जान भी ले सकता है। मा तेंग की यह हरकत देखकर बाई गुइशिन बुरी तरह चौंक जाता है। उसे एहसास होता है कि मा तेंग की स्पीड और उसका दबदबा कोई दिखावा नहीं था। उसकी खतरनाक मौजूदगी पूरी तरह असली थी। आखिरकार बाई गुइशिन वह सवाल पूछ ही देता है जो काफी देर से उसके मन में चल रहा था। वह जानना चाहता था कि अगर लियू रुआन उसे और ज्यादा परेशान करती तो क्या वह सच में थंडर ट्रिब्यूलेशन पर्ल को डिटोनेट कर देता। मा तेंग बिना एक पल गंवाए जवाब देता है कि हाँ, वो बिल्कुल ऐसा करता। उसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती। यह सुनकर बाई गुइशिन स्तब्ध रह जाता है। फिर वो कहता है कि मा तेंग निश्चित रूप से परफेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर है। वो आगे जोड़ता है कि उसे अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है। वो बताता है कि भले ही वो बाय फैमिली से आता हो और उसका हेवनली पपेट सेक्ट से कोई सीधा संबंध न हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके बारे में कुछ नहीं जानता। बाई गुइशिन समझाता है कि बचपन से ही उसका हेवनली पपेट सेक्ट के लोगों से संपर्क रहा है। उसके अनुसार कोई सामान्य फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर इतनी शानदार पपेट तकनीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह सुनते ही मा तेंग का चेहरा सख्त हो जाता है। वह गुस्से में पूछता है कि क्या बाई गुइशिन उसकी असली पृष्ठभूमि टटोलने की कोशिश कर रहा है। मा तेंग का यह रवैया देखकर बाई गुइशिन घबरा जाता है। तभी मा तेंग दोबारा सवाल करता है कि उसे यहाँ किसने भेजा है। क्या वो हेवनली पपेट सेक्ट की तरफ से आया है या फिर हेवनली ड्रैगन कसीनो की तरफ से। ये कहते हुए वो बाई गुइशिन का गला पकड़ लेता है ताकि उससे सच उगलवा सके। बाई गुइशिन तुरंत इनकार करता है। वो कहता है कि वो अपनी मर्जी से आया है और उसके मन में किसी तरह की बुरी भावना नहीं है। इसके बाद वो तुरंत अपने हाथ से शांति का इशारा करता है और समझाता है कि आज वो सिर्फ अपना अनुभव बढ़ाने और दुनिया देखने के लिए कसीनो आया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना अविश्वसनीय नजारा देखने को मिलेगा। वह मा तेंग की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने आज उससे बहुत कुछ सीखा है और वह इसके लिए उसका आभारी है। उसे एहसास होता है कि बाई गुइशिन ने खुद को बचाने के लिए कोई ट्रिक नहीं अपनाई, नहीं किसी तरह की चाल चलने की कोशिश की। इससे स्नेकी सोच में पड़ जाता है कि यह आदमी मौत से नहीं डरता या फिर वाकई जरूरत से ज्यादा सीधा सादा है। कुछ देर बाद मा तेंग उसका गला छोड़ देता है और पीछे हटते हुए साफ आदेश देता है कि वह उसका पीछा करना बंद कर दे। बाई गुइशिन हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि भले ही वह भी परफेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर हो, लेकिन उसने कभी किसी कोर फॉर्मेशन एक्सपर्ट को इस तरह डराने की हिम्मत नहीं की जैसी मा तेंग ने की। मा तेंग वहां से चला जाता है जबकि बाई गुइशिन उसे जाते हुए देखता रहता है। उसके मन में एक ही विचार चलता है कि अगर भविष्य में उसे कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा तो उसे अपनी सोच बदलनी होगी। आज उसने मा तेंग से जितना सीखा उतना शायद लंबे समय से किसी से नहीं सीखा था। इसी बीच मैनेजर ली कसीनो पहुंच जाता है और लियू रुआन के सामने बैठता है। वो बताता है कि उसकी बातचीत पहले ही हेवनली पपेट सेक्ट के एल्डर डिंग से हो चुकी है। एल्डर डिंग ने पुष्टि की है कि हाल ही में केवल 2 ही डिसाइपल शुआन सिटी में मौजूद थे। सुनते ही लियू रुआन समझ जाती है कि अगर वह व्यक्ति हेवनली पपेट सेक्ट से नहीं था तो फिर कोई और ही था जिसने उन्हें बेवकूफ बनाया। मैनेजर ली स्वीकार करता है कि उसे भी नहीं पता कि वह आखिर कौन हो सकता है। इस पर लियू रुआन कहती है कि अब अंदाजे लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनके पास उसकी असली पहचान का कोई सबूत नहीं है। तभी एल्डर डिंग का पपेट दा हुआंग वहां पहुंचता है। वह कहता है कि वह व्यक्ति बाहरी दुनिया का कोई भी इंसान हो सकता है, लेकिन एक बात तय है कि उसका हेवनली पपेट सेक्ट से कोई संबंध नहीं है। लियू रुआन दा हुआंग को देखकर सम्मानपूर्वक अभिवादन करती है और दोबारा पुष्टि चाहती है।
दाहुआंग साफ कहता है कि उसने पूरे इलाके को अच्छी तरह सूंघ कर जांचा है और आसपास कहीं भी हेवनली पपेट सेक्ट के किसी डिसाइपल की गंध नहीं मिली। यह सुनते ही लियू रुआन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दाहुआंग हल्के व्यंग्य में कहता है कि असल में उसे किसी बाहरी आदमी ने बेवकूफ बना दिया। लियू रुआन तुरंत मैनेजर ली की तरफ मुड़ती है और आदेश देती है कि शहर के सभी गेट्स को तुरंत अलर्ट किया जाए। वह कसम खाती है कि जिसने हेवनली ड्रैगन कसिनो की पोल खोली है वह चाहे पंख लगाकर उड़ने की कोशिश करे फिर भी बचकर नहीं निकल पाएगा। मैनेजर ली तुरंत हामी भरता है और कहता है कि वह अभी 10,000 सोल चेजिंग ट्रैकिंग एरे सक्रिय करेगा। कुछ ही देर में पूरा एरे एक्टिव हो जाता है, जिससे स्नेकी के लिए शहर से चुपचाप निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब कसिनो और एल्डर डिंग दोनों की नजरें पूरे शहर पर थीं। मैनेजर ली के जाने के बाद लियू रुआन फिर से थंडर ट्रिब्यूलेशन पर्ल का जिक्र करती है। वह उम्मीद करती है कि जब वे उस व्यक्ति को ढूंढ निकालेंगे तब कम से कम एल्डर डिंग उसके खिलाफ खड़े हो सकेंगे। एल्डर डिंग बिल्कुल शांत स्वर में जवाब देते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, थंडर ट्रिब्यूलेशन पर्ल कोई बड़ी समस्या नहीं है। सही समय आने पर वह ऐसा मैजिक ट्रेजर देंगे जो उससे आसानी से निपट सके। यह सुनकर लियू रुआन राहत महसूस करती है और उनका धन्यवाद करती है। दाहुआंग जवाब देता है कि इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये समस्या अब सभी की साझा समस्या बन चुकी है। उधर स्नेकी शहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि पूरा शहर एक विशाल एरे से ढका हुआ है। ये देखकर वो बुरी तरह चौंक जाता है। उसे महसूस होता है कि हर दिशा में डिवाइन सेंस फैला हुआ है और अब बिना पकड़े निकल पाना लगभग असंभव है। वो एरे की ताकत का अंदाजा लगाता है और पाता है कि यह पर्पल क्लाउड सेक्ट वाले एरे से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वो सोचता है कि क्या लियू रुआन ने यह खुद बनाया है या फिर किसी उससे भी ताकतवर व्यक्ति की मदद ली है। स्नेकी जल्दी ही समझ जाता है लियू रुआन को पता है कि उसके पास थंडर ट्रिब्यूलेशन पर्ल मौजूद है, फिर भी उसने ये कदम उठाया है। इसका मतलब या तो उसे खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा है या फिर माँ तेंग के जाने के बाद उसे किसी बड़े एक्सपर्ट का समर्थन मिल गया है। कुछ सोचने के बाद स्नेकी फैसला करता है कि जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश करना बेवकूफी होगी। ऐसा करने पर वो खुद को चलती फिरती निशाना बना देगा। इसलिए वो कुछ दिनों तक इंतजार करने की योजना बनाता है। उसे पता है कि इतने बड़े डिवाइन सेंस ट्रैकिंग एरे को लगातार चलाते रहना बेहद महंगा और ऊर्जा खपत वाला काम है। ये हमेशा के लिए सक्रिय नहीं रह सकता। वह वापस अपने पपेट्स के पास लौटता है और तय करता है कि अगले कुछ दिनों तक माँ तेंग का चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं देना चाहिए। इसीलिए वो दूसरा पपेट इस्तेमाल करने का फैसला करता है और एक सराय की तलाश में निकल पड़ता है। उसकी योजना थी कि अलग अलग पपेट्स को शहर में फैला दिया जाए और हर कुछ घंटों में अलग अलग सराय बदलता रहे। उसके अनुसार अगर कोई खतरा सामने भी आ गया तो फिश ड्रैगन माइक्रोस्टेप्स के अलावा उसके पास शेप शिफ्टिंग ट्रांसपोजिशन जैसी तकनीक भी मौजूद थी, जिससे वो आसानी से बच निकल सकता था। पपेट बदलने के बाद आखिरकार वो थोड़ा आराम महसूस करता है और गहरी सांस लेता है। अब उसका इरादा सिर्फ इंतजार करने का था जब तक कि डिवाइन सेंस मेम्ब्रेन खुद टूटकर खत्म न हो जाए। इसी दौरान उसे अचानक स्टोरेज जेड याद आती है। वह सोचता है कि जब तक एरे खत्म नहीं होता उसके पास काफी खाली समय है। इसीलिए वह आखिरकार ये देखने का फैसला करता है कि उसके अंदर आखिर रखा क्या है। जैसे ही वह स्टोरेज जेड खोलता है उसके सामने ड्रैगन ब्लड वाइन और अर्थ कोर फ्री मशरूम दिखाई देते हैं। इसके अलावा वहाँ कई दुर्लभ स्पिरिट हर्ब्स भी मौजूद थीं, जिनमें से कुछ तो दुनिया से लगभग विलुप्त हो चुकी थीं। कुछ टॉप ग्रेड टीयर 3 हर्ब्स थीं, जबकि कुछ टीयर 4 तक पहुंच चुकी थीं। ये देखकर स्नेकी हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि अगर ये सारी जड़ी बूटियां मिल्की को मिल जाएं तो वह उनका शानदार इस्तेमाल कर सकती है और बेहद खुश होगी। लेकिन तभी अचानक एक अजीब घटना होती है। स्टोरेज जेड के अंदर रखी सारी चीजें एक एक करके गायब होने लगती हैं। स्नेकी अवाक रह जाता है। कुछ ही क्षणों में सारी औषधियां, जड़ी बूटियां और बाकी सामग्री पूरी तरह गायब हो जाती हैं। वह अंदाजा लगाता है कि शायद जेड को स्पिरिट पावर से एक्टिवेट करने की वजह से ऐसा हुआ है। उसके मन में ख्याल आता है कि शायद यह जेड बहुत लंबे समय तक सील रही थी, इसलिए अंदर की ज्यादातर चीजें समय के साथ नष्ट हो गईं। आखिर में उसके पास केवल एक अल्केमी फर्नेस और एक रहस्यमय टोकन बचता है। वह फर्नेस को ध्यान से जांचता है। उसकी धातु अब भी चमक रही थी, लेकिन उसकी सारी स्पिरिचुअल एसेंस खत्म हो चुकी थी। इससे स्नेकी को डर लगता है कि शायद अब इसका इस्तेमाल अल्केमी के लिए नहीं किया जा सकेगा। फिर भी वो मानता है कि अगर यह फर्नेस हजारों साल तक बिना नष्ट हुए बचा रहा तो निश्चित रूप से इसे किसी असाधारण सामग्री से बनाया गया होगा। इसके बाद उसका ध्यान उस टोकन की तरफ जाता है। वह नोटिस करता है कि टोकन में अब भी हल्की सी स्पिरिचुअल आभा मौजूद है। साथ ही उस पर बना पैटर्न देखकर वह चौंक जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल उसी मैकेनिकल की जैसा दिखता था जो उसे पहले मिला था। यह देखकर उसके मन में सवाल उठता है कि क्या यह टोकन भी किसी प्राचीन खंडहर से जुड़ा हुआ है। तभी अचानक टोकन से तेज रोशनी फूट पड़ती है। स्नेकी की आंखें कुछ सेकंड के लिए चौंधिया जाती हैं। जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। वह व्यक्ति खुद को गोंगशू का उत्तराधिकारी बताते हुए कहता है कि जब उसके गुरु पर विनाशकारी आपदा आई थी तब उसने यिन कॉर्प स्पेल की मदद से खुद को सील कर लिया था। इसके बाद वो स्नेकी से अनुरोध करता है कि वो डिवाइन पपेट सेक्ट जाकर उसकी विरासत प्राप्त करे। ये सुनकर स्नेकी पूरी तरह चौंक जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या यह आदमी सच में गोंगशू का उत्तराधिकारी है।
क्या उसने वास्तव में अपने गुरु को बचाने के लिए इतनी सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठा की थीं? साथ ही उसे यह भी समझ आता है कि किसी बड़ी आपदा की वजह से इस व्यक्ति को खुद को यिन कॉर्प स्पिल के जरिए सील करना पड़ा था। लेकिन उसकी बात का आखिरी हिस्सा स्नेकी को सबसे ज्यादा उलझन में डाल देता है। वह सोचता है कि आखिर ये डिवाइन पपेट सेक्ट क्या है और क्या इसका कोई संबंध हेवनली पपेट सेक्ट से भी है।